जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस की क्लास लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज जो है कि बहुत ही उम्दे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि वो अपनी मजबूरी दिखाता रहा, वो अपनी मजबूरी दिखाता रहा, लोग तमाशा समझ के ताली बजाते रहे, ठीक है। तो आज के ज़माने की यही सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अगर आप अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो लोग आपको पागल, आपको तमाशेबाज, जोकर समझने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ों से बच के अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। और हम लोगों का पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने गोल को हासिल करें, ठीक है। बिना गोल के जीवन अधूरा सा है, और अधूरा जीवन जीने में किसको मज़ा आता है, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, ठीक है। तो जाना जाता है, ठीक है। न्यूटन का जो पहला नियम है वो जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जड़त्व का नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संवेग के संरक्षण का नियम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर गति के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गति का, ठीक है, तो अगर न्यूटन के गति का अगर हम लोग बात करें तो पहला नियम जो जाना जाता है उसको हम लोग जानते हैं जड़त्व के नियम से, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन, इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़त्व के नियम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक पिंड, ठीक है, तब तक अपनी विरामा अवस्था या सरल रेखीय में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई उस पर वाह बल न लगाया जाए, ठीक है, अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश न करता हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, जब तक उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए तब तक वह रुकेगी नहीं, वो उसी विरामा अवस्था में क्या होगा, चलती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि कोई उस पर वाह बल ना लगे। जैसे ही उस पर कोई वाह बल लगाया जाएगा वो क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। ये भी हमको याद रखने हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, ठीक है। जो साधारण यंत्र होते हैं वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कम काम करने में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उतनी ही मात्रा में अधिक तेजी से काम करने में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साधारण मशीन की, मशीन का उपयोग हम लोग तभी करते हैं, ठीक है, जब हम लोगों को अपने अनुसार जो कि बल का प्रयोग कम करना पड़े और काम क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब उतनी ही मात्रा में जितना हम बल लगाते थे पहले, उतना ही अगर हम बल लगाते हैं तो जो हमारा कार्य होता है उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा हो, ठीक है। इस तरीके से हमारा इधर राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसका इधर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे देख लेते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसे हम यांत्रिक, ठीक है, साधारण मशीन कहते हैं, ठीक है। यही मैकेनिक, यही मशीन की जो है कि परिभाषा भी है, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, वह यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी तराजू पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर उस समय आप अंदर, ठीक है, गहरी सांस लेते हैं जो कि हवा को क्या है अपने अंदर लेते हैं, तो तराजू की जो रीडिंग है वो क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और या फिर वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। अगर हम बात करते हैं तराजू पर, ठीक है, अगर खड़ा होकर हम अंदर की तरफ गहरी सांस लेते हैं तो हमारी जो रीडिंग होगी वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग क्या होगा, रीडिंग बढ़ने लगेगी, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने से, ठीक है, इनहेल लेने से तराजू की रीडिंग जो क्या होगी वो बढ़ने लगेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो 1 लीटर वायु में अगर 1 लीटर अगर हम वायु अपने अंदर लेते हैं तो 1.225 ग्राम वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा वजन है, ठीक है, अगर हम 1 लीटर अगर हम लेते हैं वायु तो उसमें 1 ठीक है 225 ग्राम क्या होगा, वजन हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। ठीक है, वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपोहन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्क्रमण परासरण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विसरण। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें ये किस पे काम करती है, तो इस वजह से हम लोगों का जो सिद्धांत होता है वो होता है अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, तो ए अपकेंद्रण पे ये कार्य सिद्धांत करती है। ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ये काम करती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वह प्रतिक्रिया, सॉरी माफ करिएगा, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री, ठीक है, अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। जो उसका प्रमाण होता है वो अभिकेंद्री बल होता है, लेकिन ये बल कौन सा होता है, तो अपकेंद्री बल होता है। ठीक है, अब और अभी ये याद रखिएगा, अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र के बाहर की ओर लगता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो होता है, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये सारे काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण अपोहन। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन अगर प्रक्षालन मशीन की अगर बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख भी लेते हैं क्या हो। चलिए आइए हम बात करते हैं, तो प्रतिक्रम परासरण विसरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो अभिकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ठीक है, वेक्टर राशि नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर राशि की अगर हम पहचान कैसे करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राशियों की पहचान दो ही राशि होती है, एक राशि होती है सदिश और दूसरी राशि क्या होती है, अदिश। ठीक है, तो जो अदिश राशि होती है या जो सदिश राशि होती है, ठीक है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो इसकी पहचान करते हैं हम लोग सदिश राशि की पहचान करते हैं कि इसको सदिश राशि को व्यक्त, वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा, इसका दिशा, ठीक है, दिशा और परिमाण परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि वह राशि है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है प्रमाण की। ठीक है, तो प्रमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा न हो, सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा हो। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सदिश राशि कौन है। ठीक है, सदिश राशि जो है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें सदिश राशि कौन नहीं है। ठीक है, तो विस्थापन दिया है, वेग दिया है, बल दिया है, आयतन दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें तो सदिश राशि जो नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। आयतन जो होता है इसमें प्रमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में दिशा और प्रमाण दोनों की जरूरत पड़ती है, वेग में भी दिशा और प्रमाण की जरूरत पड़ती है, बल में भी दिशा की और बल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस वजह से ये तीनों क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, और आयतन क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग इसके एलोब्रेशन में देखते हैं तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व प्रमाण की दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उस राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग क्या है, बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग आदि ये कैसी राशियां हैं, तो ये सारी राशियां सदिश राशि है। ठीक है, जबकि आयतन जो होता है ये क्या है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो संवेग है, दाब है, ऊर्जा है या कार्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कौन सी राशि अदिश है, तो इसमें हम लोगों का अदिश राशि की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, संवेग। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा। इसमें संवेग जो होगा वो क्या होगा, सदिश राशि होगा, लेकिन दाब हो गया, ऊर्जा हो गया या फिर कार्य हो गया, ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि की अगर बात करें तो समय, चाल, विस्थापन, दूरी। ठीक है, तो इसमें सदिश राशि कौन कौन सी है, तो सदिश राशि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बल हुआ, विस्थापन हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, ये सारी कैसी राशियां हैं, तो हमारी सदिश राशि है। इस तरीके से हमारा इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का अनुपात हो तो उससे हम कौन सी राशियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मोमेंटम के अनुपात और वेग के अनुपात में अगर देखा जाए तो हमें कौन सी राशियां प्राप्त होती है, तो इसमें दिया है कि वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। ठीक है,
तो कौन सी राशियाँ प्राप्त होती है, तो हमको अनुपात में प्राप्त होता है द्रव्यमान। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा इसमें सी, द्रव्यमान हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, अब यह कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये होता है, इसीलिए द्रव्यमान अगर हम लोगों को निकालना है तो द्रव्यमान को यहाँ करेंगे और इसको हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संवेग, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग बटे वेग। ठीक है, क्या हो जाएगा, संवेग बटे वेग। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। चलिए आइए, अगला है कि बल, बल गुणनफल है। ठीक है, किसके गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भार और वेग का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भार और त्वरण का। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें बल का गुणनफल, ठीक है, तो बल का गुणनफल इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, जिसमें हम लोग द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल के बराबर होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, तो त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल गुणे होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, जिसको कि इसको हम लोग बोलते हैं एफ बराबर जो होता है यम में, ठीक है, माफ करिएगा, यम में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन का द्वितीय नियम भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई, माप की लंबाई इकाई कितनी होगी। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, तो इकाई बताना है। ठीक है, तो कितना होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग, आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल की जब बात करते हैं आयतन, तो उसमें लंबाई यल लिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई यल हो जाएगा। ठीक है, करते हैं कि लंबाई की माप ज्ञात करना है, तो जब भी हम देखते हैं तो अगर हम मान लेते हैं लंबाई इसका यल है, ठीक है, और अगर घन की बात करते हैं तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बराबर अगर हम घन के किनारों की बात करते हैं तो इसमें कितने किनारे होते हैं, टोटल सतह होती है इसमें 6। ठीक है, तो यल का क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर होता है। ठीक है, यल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यल का स्क्वायर होगा, अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जब इसको हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोगों का यल बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 यल है और यहाँ 2 यल है, जब ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर ये होता है तो इसमें से कितना हो जाएगा, यल बराबर 6। तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 जो होगा, लंबाई कितनी इकाई होगी, 6 होगी, इस वजह से हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे बढ़िया से डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे है कि घन का आयतन यल क्यों होता है। ठीक है, घन का क्यू यल क्यू होता है, घन का आयतन यल क्यू होता है, घन की एक भुजा, ठीक है, यल होती है। अगर घन का पृष्ठ की अगर बात की जाए तो यल और 6 यल के पावर स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों को अगर हल किया जाता है तो ये आता है, और इन दोनों को हल करके यल बराबर क्या होता है, 6 आता है। ठीक है, इस वजह से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें ऊर्जा संरक्षण का आशय अगर बात करें, अगर इसके हम लोग ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का जो रूप होता है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, प्रवर्तित हो जाती है। इस वजह से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है। ऊर्जा का क्या हो सकता है, तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में प्रवर्तित हो सकती है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे है कि ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो सृजन हो सकती है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। ऊर्जा क्या हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, तो इसका परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, जो हवा चलती है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो हवाओं में जो होता है केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, या स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, अगर हवाओं की बात करें तो हवा जो होती है वो रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। इस वजह से इसमें क्या होगी, गति होगी और गतिज ऊर्जा उसमें हमेशा पाई जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हवा इस समय नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है, गर्मी हो रही है, चाहे हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हवा हमेशा चलती है। ठीक है, सिर्फ उसके स्पीड में क्या होता है,
उसके रफ्तार में तेज और कमी होता है, ठीक है, उसके स्पीड में कमी और तेजी होती है। बाकी हवा जो है कि हमेशा चलती रहती है, ठीक है, हवा जो है यह गतिमान रहती है हमेशा, ठीक है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि बहती हुई हवा, विंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये कैसे परिवर्तित किया जाएगा, जो हम लोगों का ये होता है ना पवन चक्की, ठीक है, पवन चक्की बड़े बड़े लगाए जाते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो वो पवन चक्की क्या होगी, घूमेगी, ठीक है, और उसके अंदर फिर जो पंखे होते हैं बड़े बड़े, अगर वो हवा के साथ जब घूमेंगे तो उसमें एक हम लोगों का टरबाइन लगा दिया जाता है, ठीक है, जब पंखी घूमेगी तो टरबाइन को वो घुमाएगी और वहाँ से हम लोगों को क्या होता है, विद्युत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा से हम लोगों ने इसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। अगर विंड पावर की अगर हम बात करते हैं वही होता है पवन चक्की, ठीक है, जिसको हम लोग पवन चक्की बोलते हैं। जैसे एक ये होता है, यहाँ पे एक लगा दिया जाता है और यहाँ से ये 3 पंखे लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है और ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा या फिर घूमेगा तो यहाँ से टरबाइन घूमती है और इसी में से जो वायर हम लोग निकाल लेते हैं और यहाँ से हम लोग बिजली प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कि विद्युत ऊर्जा का जो हम प्रयोग करते हैं तो किसमें करते हैं, तो गतिज ऊर्जा में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहती वायु ऊर्जा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगह पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी यांत्रिक ऊर्जा को जनित की मदद से विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, तो परिवर्तन कर दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री सिर जो है पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ये कौन सा नियम है, ठीक है, तो यह है स्थिरता का जड़त्व नियम, गतिज का जड़त्व नियम, जड़त्व आगुण, यह है बल संरक्षण का नियम, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और अगर ट्रेन जब चलती है, ठीक है, उसमें आपका सिर क्या होगा, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट होगी या बस में बैठे हैं, बस चलना स्टार्ट होगा तो उसमें आपका सर क्या होगा, पीछे की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं स्थिरता का जड़त्व नियम, ठीक है, स्थिरता का जड़त्व नियम इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रेन चल रही है, ठीक है, और गति का जड़त्व नियम हम कब उसको बोलते हैं, जब ट्रेन या बस चल रहा हो उसमें आप बैठे हैं और जब उसमें अचानक ब्रेक लगाया जाए या फिर बस को रोका जाए तो उसमें आपका सिर जो होता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। तो ये गतिज का नियम हो जाएगा और स्थिरता का नियम हो जाएगा जब आप बैठे हैं और उस समय मोमेंटम अगर स्टार्ट होता है तो आपका जो सिर है पीछे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, यदि यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है वो गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो होता है स्थिरता जड़त्व के कारण वो विरामा अवस्था में बना रहने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए, ये क्वेश्चन जो कि कथन और कारण का है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इस समय पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। इसमें हमें ये भी देखना होता है कौन सही है कौन गलत है और एक दूसरे को क्या ये सत्यापित करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कथन जो हम लोगों का करण जो है, कथन जो है हम लोगों का ये है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, फ्रैक्शन लेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, स्टेटमेंट ये क्या है, सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई वह बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी सही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है अब। आगे है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ए और आर दोनों सही है, सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल सही है, ये इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें दोनों सही है। ए सही है, आर ए गलत है, आर सही है, ये भी हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, ठीक है। आगे है कि घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक होता है।
हालांकि घर्षणहीन सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा, जिसके कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः जो है कि सत्य है। ठीक है, ये हमें देखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ठीक है, आइए इसके दो ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अपने पैर से धक्का देंगे तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए घर्षण क्या होता है? कम होता है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, इसीलिए क्या होता है? हम चल नहीं पाते। ठीक है, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हम लोगों का डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल कम होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम अपने पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और हम न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन और आ गया है, अच्छा खासा क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखते हैं क्या है कि दिया है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है कि हम लोगों का सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कथन यह है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चलायन मान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है? कथन है। निष्कर्ष है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ठीक है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ठीक है, अगला है कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी कह रहा है कि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है, और डी कह रहा है कि अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोगों को ये सही लग रहा है कि किसी चलायमान वस्तु का भार क्या होता है? कम होता है। जब कोई वस्तु चलने लगती है तो उसका भार क्या प्रतीत होता है? कम होता है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि एक बार जब चल दे गाड़ी, ठीक है, उसके बाद जो होता है घर्षण क्या होता है? कम लगता है। तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो इसमें ए और सी दोनों सही है। ठीक है, लेकिन बी और डी जो है कि गलत है। ठीक है, आइए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। सॉरी, निष्कर्ष यही सही हो जाएगा, सी। ठीक है, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, तो नाव जो है कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक गई, मतलब पीछे चली गई। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि वो कितना गुना है, ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी माफ़ करिएगा, 5 गुणे 0.5। ठीक है, अगर इसको हमको दशमलव हटाना होगा तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 गुना। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 गुना कितना होगा? जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलिए, ठीक है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 संबंधे 9 है, तो उसके संवेग में क्या होगा? क्या अनुपात होगा? उनके संवेग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 1 की अगर बात करें तो 1 बटे हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करें ये 1, और वहीं अगर काइनेटिक 2 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 हो जाएगा mv²। ठीक है, अगर हम इसको अगर बटे में देखते हैं, जब भी हम इसके करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम लोगों का बच जाएगा? हम लोगों का बच जाएगा k1 बराबर v1²। ठीक है, और बटे हो जाएगा k2 बराबर v2² हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग इसका मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे रखेंगे 9। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का? k1 और k2 बराबर क्या हो जाएगा? k1 और k2 बराबर हम लोगों का अनुपात की अगर बात की जाए तो क्या बचेगा हम लोगों का? इसमें हो जाएगा 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 3 गुणे 3, तो इसमें से एक निकल जाएगा, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2.3। इस वजह से हम लोगों का जो अनुपात होगा वो इज द राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 2 संबंधे 3। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन बी। आइए वही चीज़ इसमें समझाया गया है। ठीक है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे कि ये सारे क्वेश्चन देखने में आ जाए। ठीक है, आइए चलते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार में 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, गाड़ी पे, तो उसमें कह रहा है कि क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो ए कह रहा है कि यह आर से अधिक होगा, बी कह रहा है कि यह आर से कम होगा, सी कह रहा है यह आर के बराबर होगा, और डी कह रहा है कि यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें कि पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया के परिवर्तन क्या आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आर की अपेक्षा क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, किसी वस्तु में गतिज घर्षण, ठीक है, डायनेमिक फ्रैक्शन अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती तथा स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रैक्शन से कम होता है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि तेल से अंततः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल में मुक्त पृष्ठ होगा। जो पीछे टैंकर का, जैसे मान लीजिए ये टैंकर है, ठीक है, ये टैंकर है, ठीक है, और इसमें जो कि ट्रक ये लेके जो है कि जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो इसमें तेल होगा वो उसकी सतह कैसी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्षैतिज बनी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि क्षैतिज से इस प्रकार आतन होगा कि पिछले हिस्से पर कम गहराई होगी, और सी कह रहा है कि क्षैतिज से कम प्रकार इस प्रकार आतन होगा कि पिछले हिस्से पर अधिक गहराई होगी, परवलयीय वक्र का आकार होगा। ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग आकार की बात करें तो जब भी ऐसे क्वेश्चन, जब ऐसे कोई होता है, तो जब यहाँ से तेल क्या होगा, जब ये चलेगा तो आगे अगर इधर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, सारे तेल इधर से क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी तेल रहेगा लेकिन ज़्यादा हिस्सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पीछे जो गहराई है ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से इस राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही चीज़ दिया हुआ है कि समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आतन होगा कि पिछले हिस्से की जो गहराई है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया है कि एक क्षण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन है, तो क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहरी की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, जब भी कोई वस्तु, अगर आप भी देखते हैं, जब भी कोई वस्तु सर्कल में चलता है, ठीक है, तो जब ये घूमेगा, ठीक है, तो इसमें जो है कि बाहरी चक्के जो होते हैं, ठीक है, तो बाहरी चक्कों पे क्या होता है, बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अंदर के चक्के जो होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में होते हैं। ठीक है, इस पर बल कम लगेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ या तो पलट जाएगा, या बाहर की तरफ क्या होगा, या तो फिसल जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होगा, बल ही कम लग रहा है, तो ये तो हवा में हो जाएगा, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, या तो बाहर की तरफ फिसल जाए। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जब भी हम किसी मुड़ान पे, ठीक है, टर्न पॉइंट पे जब हम घूमते हैं, ठीक है, तो या तो हम सीधे निकल जाते हैं थोड़ा सा तिरछा होकर, या तो फिर हम सीधे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है, वही चीज़ पूछ रहा है, तो इसमें ए और 3 जो है कि सही है। ठीक है, ए और 3 क्या है, ए और 3 सही है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए देख लेते हैं कथन क्या है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये 3 में क्या हुआ है, एक सही है हम लोगों का और 3 सही है। इज राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, इज राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे है कि यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही हो तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अत्यधिक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगी, या तो बाहर की ओर क्या होगा, पलटेगी। ठीक है, और इस तरीके से आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये दिखाई दे। ठीक है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मैं सेशन लेके चल रहा था। इसमें जो है कि 25 क्वेश्चन थे और आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया हुआ, तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, तो आइए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि, ठीक है, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या कह रहा है ये, और यू प्लस वी टी। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए बराबर वी प्लस यू बटे टी। और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, डी कह रहा है कि ए बराबर वी प्लस यू बटे 2। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं, क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक सूत्र देखा है। ठीक है, और वो सूत्र कौन कौन सा है हम लोगों का, ठीक है, तो आइए एक सूत्र होता है, हम लोग बहुत सारी जगह पे ये लोग हम लोग देखे हैं कि v बराबर होता है हम लोगों का u
ठीक है, प्लस 80, ठीक है, ये इक्वेशन होता है। अगर इस इक्वेशन से हम लोग इसको निकालते हैं तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये v है, ठीक है, ये क्या है, v है, और अगर हम इसको इधर ले जाते हैं ये प्लस है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो t हो जाएगा बराबर a के। तो ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा इसी सूत्र के वजह से ज्ञात, इस वजह से हम लोगों का मैचिंग कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। तो इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, उम्दा क्वेश्चन है कि नहीं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें जो नई नई वीडियो को मैं अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए, जिससे कि आप इस पर वर्किंग आगे कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।